धर्म पढ़ाएंगे आपको रामायण महाभारत गीता बाइबल और कुरान। मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत का संविधान। हमारे चैनल अंबेडकर नेशन पर भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज़ में आज हमारे स्टूडियो में दिनेश कुमार LLM और जो एक देश के एक्टिविस्ट हैं जो संविधान पर और बाबा साहब अंबेडकर और जातिवाद जैसे और धर्म जैसे मुद्दों, आर्थिक राजनीतिक मुद्दों पर रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, काम कर रहे हैं। तो दिनेश जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप हमारे सीरीज़ में आपसे आज कुछ हम सवाल करना चाहेंगे। जैसा कि लोग कहते हैं और ख़ास तौर से बहुजन लीडर भी बड़ा प्रमोट करते हैं इस चीज़ को कि हमारे जो देश का संविधान है उसके अनुसार जातिवाद ख़त्म हो गया है, हो जाना भी चाहिए और हो गया है, या धर्म की कट्टरता हमारे संविधान में नहीं है, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें जो देश की सच्चाई है, आज भी धार्मिक कट्टरता और जातिवाद की कट्टरता या महिलाओं के ऊपर अत्याचार की कट्टरता चरम पर है। रोज़ाना आप अखबार उठा के देख लीजिए, कोई चाहे सोशल मीडिया पे देख लीजिए या न्यूज़ चैनल देख लीजिए, कहीं ना कहीं इन सेक्शन के साथ कहीं ना कहीं जो एट्रोसिटीज़ है, अत्याचार हैं, वो बहुत एक चरम पर हैं और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जातिवाद देश संविधान लागू हुए लगभग 70 साल हो गया, लगभग ज़्यादा ही हो गया। तो ये आज भी क्यों है? क्या इसके पीछे कारण आपको नज़र आते हैं? आप हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इस देश में धार्मिक कट्टरता क्यों है, इस देश में आज भी भयंकर जातिवाद क्यों है, इसके अलावा जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनके साथ शोषण, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार क्यों होता है, इस पर चर्चा करें। तो चर्चा करने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि जो भी समस्याएं हैं उसके मूल कारण क्या हैं। तथागत बुद्ध ने भी कहा है, उनका जो कार्य कारण का सिद्धांत है कि अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कारण है। जो कार्य कारण का सिद्धांत है उस पर उनका पूरा चिंतन टिका हुआ है। तो हम भी इन सारी चीज़ों के कारण खोजें, आखिर हो क्यों रहा है। आप इसकी चीज़ें हमें देश की जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उसमें खोजना चाहिए। और देश की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है वो संविधान के द्वारा तय की गई है। जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस समय संविधान सभा में एक ही वर्ग के लोगों का, एक ही धर्म के लोगों का और एक ही पार्टी के लोगों का बहुमत था। जब उनका बहुमत था तो फिर उन्होंने अपनी व्यवस्था को बचाने का भरपूर प्रयास किया। उनकी व्यवस्था क्या थी? उनकी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था और अर्थव्यवस्था यह थी। अब वर्ण व्यवस्था को समझते हैं। जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था को हम अगर ऊपरी तौर पर देखेंगे तो ये सामाजिक व्यवस्था नज़र आएगी, लेकिन इसे समग्रता के साथ देखेंगे तो हमें लगेगा कि एक अर्थव्यवस्था है। जैसे जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत में अंत्यज, जिन्हें अछूत भी कहते हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार इनको 3 वर्णों को संपत्ति रखने का राइट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य संपत्ति रख सकते हैं, शूद्र संपत्ति नहीं रख सकता। वो केवल कर्म करे, फल की इच्छा नहीं करे, ऐसा उनके लिए कहा गया। तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था के नाम पर अपनी संपत्ति पर कब्जा किया। देश के जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं उन पर उन्होंने मालिकाना हक प्राप्त किया। देश से देश की ज़मीनें और भी सारी चीज़ें, लेकिन सेवा करने के लिए शूद्र, अछूत और देश के उत्पादन के संसाधन है वो उनके होंगे। तो जो वर्ण व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को अगर और गहराई से देखें तो उसमें जाति व्यवस्था है। तो इस जाति व्यवस्था को और अर्थव्यवस्था को कब्जा करने के लिए, उन्होंने बनाए रखने के लिए, जब उन्हें संविधान सभा में फुल बहुमत मिल गया तो सबसे पहले उन्होंने इस व्यवस्था को बचाया। संविधान बनाने के लिए जब संविधान सभा के ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिए, उसके बाद 4 समितियों का गठन हुआ। केंद्रीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, केंद्र शक्ति समिति
और मूल अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय समिति, जिसमें से 2 के अध्यक्ष थे सरदार पटेल और 2 के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं कबायली क्षेत्रों की जो समिति थी, इस समिति ने ही उस व्यवस्था को बचाया। जैसे धर्म, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की व्यवस्था बचाई। अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने अनुच्छेद 19G और अनुच्छेद 31 को लेकर के आए, बोले प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है। जब वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जयपाल सिंह, H.J. खांडेकर, C.V. त्रिपाठी, तमाम जो भी समाजवादी लोग थे, उन्होंने ये कहा कि जब देश आज़ाद हो रहा है तो देश की संपत्ति सब में बराबर बंटनी चाहिए। तो नेहरू साहब और पटेल साहब ने ये कहा कि नहीं, जो जिसके पास संपत्ति है वो उसका मालिक है, संपत्ति हम नहीं बांटेंगे। तो इस तरह से जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने आर्टिकल 31 में प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया और यह कहा कि जिसके पास जो संपत्ति है वो उसका मालिक है। उस समय क्या था? उस समय देश आज़ाद हुआ था और अंग्रेज इस देश को छोड़कर जा रहे थे। जब अंग्रेज इस देश के मालिक थे तो इस देश की संपत्ति उनके अधीन थी, चाहे ज़मीनें हों या फैक्ट्री, उद्योग, कारखाने, जो भी हो। तो जब भारत छोड़ के वो चले गए, जब कांग्रेस पार्टी का यहाँ सरकार बनी और जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं उनके हाथ में सत्ता आई, तो उन्होंने ये कहा कि देश की जो संपत्ति है वो उसी की होगी जिसके पास है। तो इस तरह से देश के जो ज़्यादातर ज़मीनें थी वो राजा रजवाड़ों, रियासत और ज़मींदारों के पास थी। जो वंचित वर्ग था वो मूल रूप से वंचित था। उद्योग कारखाने थे, उसके मालिक वो बने। तो कुल मिलाकर जो देश के उत्पादन के संसाधन हैं, कृषि भूमि है, उस पर इन्होंने सामंतवादी और पूंजीवादी लोगों ने अपना एकाधिकार कर लिया। जो वंचित वर्ग था वो मूल रूप से वंचित रह गया। आज आप देखते होंगे भारत में जितने भी बाजार हैं, उन बाजारों में जो दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, मॉल्स हैं, वो उसी पूंजीवादी वर्ग के हैं, विशेष तौर पर ब्राह्मणों और बनियों के। वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनके पास उन बाज़ारों में कोई दुकान नहीं है। वंचित वर्ग के लोग आपको फुटपाथों पर सामान बेचते नजर आएंगे या बाज़ार से बाहर उनकी दुकानें मिलेंगी, लेकिन मेन मार्केट में उनका कुछ नहीं है। तो जो मार्केट है उस पर 99% आज उसी वर्ग का कब्जा है। देश के जितने भी उद्योग, कारखाने, फैक्ट्री और जो कुछ भी है उस पर उनका कब्जा है, ज़मीनों पर उनका कब्जा है। एक तरह से अर्थ शक्ति उनके पास है, अर्थ शक्ति उसके पास है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शोषण के मूल में निजी संपत्ति है। शोषण के मूल में संपत्ति है। संपत्ति किसके पास है? वो ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी वर्ग के पास। भाई जिसके पास पैसा होता है वो गरीब का शोषण करता है। यानी इस देश में 2 वर्ग बन गए जब संविधान बना, एक अमीर वर्ग, दूसरा गरीब वर्ग। अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब होता चला जा रहा है। इस संविधान की व्यवस्था के कारण हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया इन्होंने। तो जो देश की संपत्ति सब में बंटनी चाहिए थी वो नहीं बटी। इस वजह से आर्थिक विषमता है, और आर्थिक विषमता होने की वजह से ही जो पैसे वाले लोग हैं वो गरीबों के साथ आए दिन अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न और हत्या, बलात्कार करते हैं। उनके साथ तरह तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब दूसरी बात, व्यवस्था पर बात करते हैं। दूसरी सामाजिक व्यवस्था, एक धर्म को लेकर के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक प्रावधान किए गए, और आर्टिकल 25 और 26 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को अंतःकरण से मानने की, प्रचार और प्रसार करने की आज़ादी है। मान के चलिए मैं हिंदू हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ और मुझे अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है तो मैं अपने धर्म ग्रंथ पढ़ूंगा, माइक लगा करके पढ़ूंगा। और आप देख रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, चाहे वो गीता पढ़ी जाए, रामायण पढ़ी जाए या मनुस्मृति पढ़ी जाए, इस पर कोई रोक नहीं है, वो धड़ाधड़ पढ़ी जा रही है। जब वो किताबें जो विषमता पर टिकी हुई हैं, जिसकी वजह से देश में जातिवाद है भयंकर, उनको तो फंडामेंटल राइट दे दिया आपने, तो वो अपने धर्म को एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप गांव देहातों में जा कर के देखें, अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति किसी
सवर्ण के दरवाजे पर जाता है तो उसको वो चारपाई पे नहीं बैठने देते। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश है, झांसी में ललितपुर है, मध्य प्रदेश तमाम जगह हैं। गांव में भी घटना हुई है, एक घोड़ी पर बारात नहीं चढ़ने दी जाती है बहुजन समाज के लोगों को। तो इस तरह की घटनाएं आज भी हो रही हैं, और जिसमें सरकार हमारे बहुजन समाज के उन लोगों को, लगभग 9 लोगों को 307, 302 और आदमी एक मरता है, और 9 लोगों को जेल में और 16 लोगों से मुचल के भरवा लेती है। तो ये और वो संविधान रूपी सरकार चल रही है। तो ये संविधान का कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उल्लंघन भी है, या कहीं ना कहीं कुछ जो बाबा साहब को प्रेशर में रख कर के संविधान लिखा गया है, या उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनका ये पूंजीवादी और सामंतवादी लोग जो सरकार में बैठे हैं, क्योंकि वोट जब पैसा उनके पास है तो वोट तो वो खरीद ही लेता है। क्योंकि एक दिन पहले आप देख रहे होंगे इलेक्शन में दारू बंटवाई जाती है, पैसे बंटवाए जाते हैं, तो सामंती सरकार बन जाती है, और सामंती सरकार बन जाती है तो संविधान का वो दुरुपयोग भी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा। आपका कहना एकदम सही है। पहले हम जहाँ चर्चा कर रहे थे वहीं करें। तो आज भी जो समाज है उसमें जाति व्यवस्था है, छुआछूत है, पाखंड है, सामाजिक विषमता है। जब सामाजिक विषमता है और वंचित वर्ग के जो लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो संविधान का केवल आर्टिकल 14 है उसको पढ़ते हैं कि बोले देश में तो समानता है। कैसी समानता है, कितना घोर जातिवाद है। तो मैं कह रहा था कि इस संविधान के द्वारा संविधान सभा में जो लोग थे कांग्रेसी और जिनका जो ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी लोग थे, उन्होंने अपनी व्यवस्था को बचाया। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, एक तरह से उन्होंने धर्म को बचा लिया, दूसरी तरह से उन्होंने संपत्ति पर, देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर लिया। आज आप देख रहे हैं जो पूंजीवादी वर्ग है, बनिया और ब्राह्मण वर्ग, वो देश के संसाधनों को खरीदता चला जा रहा है और सरकार उन्हें पौने दाम में बेचती चली जा रही। तो आज देश के उत्पादन के संसाधनों पर उन्होंने निजीकरण के नाम पर फिर से कब्जा कर लिया, और जो वंचित वर्ग है अब उनकी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में गुलामी करेगा, बेकार करेगा। तो जो शोषण के मूल में है वो निजी संपत्ति है। शोषण उसी का होता है जो गरीब है, जो अमीर है उसका शोषण नहीं होता, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादातर गरीब हैं, गरीब होने की वजह से उनका शोषण होता है। और इस गरीबी की और जो अमीरी की जो व्यवस्था है वो संविधान से निर्मित की गई व्यवस्था है। इसलिए इस व्यवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है कि देश की जो सामाजिक व्यवस्था और जो आर्थिक व्यवस्था है वो है क्या। जैसे संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें एक शब्द प्रयोग कर दिया समाजवादी, लेकिन ये तो बाद में जोड़ा। समाजवादी अर्थव्यवस्था है कहाँ? एक ऐसी अर्थव्यवस्था है कि सरकार चाहे तो सारे उत्पादन के संसाधनों को बेच दे तो बेच दे, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सरकार को एकाधिकार है। सरकार के द्वारा इस देश में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी को क्रिएट किया है ताकि यहाँ के जो भोले वाले लोग हैं उन पर वो शासन करते रहें। और जो वर्ग संविधान सभा में था उसने अपने हक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए पूरा संविधान बनाया है। इसमें ही सारी चीज़ों के मूल कारण छुपे हुए हैं। अगर वंचित वर्ग के लोगों पर आए दिन अन्याय, अत्याचार, हत्या, बलात्कार और शोषण, उत्पीड़न होता है तो इसके मूल में इस देश की अर्थव्यवस्था है। गरीबी की वजह से ये सारे अपराध होते हैं। अगर सबके पास बराबर संपत्ति होती, एक जैसी अर्थव्यवस्था से सब संचालित हो रहे होते, तो सबकी हैसियत एक जैसी होती। जब सबकी हैसियत एक जैसी होती तो कोई किसी का शोषण नहीं कर पाता। आज शोषण इसीलिए हो रहा है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को यहाँ बचा के रखा गया है, और भारत के संविधान के द्वारा देश में जाति व्यवस्था को बचा के रखा गया है। हमारे भोले वाले लोग कहते हैं कि जातियाँ तो खत्म कर दी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि जाति खत्म होनी चाहिए। उन्होंने पहला नारा दिया कि हमें वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज बनाना है। लेकिन ये वर्ग विहीन बना क्या, कहाँ? आज तो वर्ग है, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, उनके पास देश की 1/3 संपत्ति है, और पूरा जो देश है वो मात्र 1/4 संपत्ति में अपना गुजारा कर रहा है। 90% संपत्ति पर उनका कब्जा, 10% संपत्ति में पूरा देश। ये जो अर्थव्यवस्था है वो संविधान की देन है,
और ऐसी अर्थव्यवस्था संविधान सभा ने बनाई है, उन लोगों ने बनाई है जो इस देश को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस देश के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, वो आज़ाद हों, वो अपनी मर्जी के मालिक बने। वो कतई नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि अनपढ़ रहें, जाहिल रहें और हम इनका शोषण करते रहें और इन पर हम हुकूमत करते रहें, राज करते रहें। ऐसे लोगों को देश की कतई चिंता नहीं है कि वो केवल वो एक ही वर्ग का वर्चस्व चाहते हैं और ये पूरा संविधान के द्वारा उनका वर्चस्व है। जी। तो साथियों, अभी आप दिनेश कुमार LLM साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था के मूल कारणों को बताया, जिसमें खास तौर से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भी एक पार्ट है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से आज भी जाति व्यवस्था और धर्म की आंधी है वो आप देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर ज़रूर सोचेंगे और अपने आप को इस काबिल बनाने की कोशिश करेंगे कि इस व्यवस्था से आप लड़ने का काम करें। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश कुमार जी आपका। आपने हमारे चैनल पे आकर के देश के लोगों को इस व्यवस्था को बहुत बारीकियों से और तर्कशील तर्कों के साथ आप रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।